प्रकरण में पढ़े हैं। ठीक है, यूं कहे तो प्रत्याहारों की संख्या 42। तो ई कहने का मतलब ई उ री री। यण कहने का मतलब तो य व र ल। अच कहने का मतलब अ ई उ री ए ओ ऐ औ। तो इको यणच में कितने पद हैं? तो इको यणच में यदि कहें तो 3 पद हैं। पहला पद है इक, पहला पद इक है। और इक में मित्रों ई उ री ये 4 वर्ण आपने देखा। यण में य व र ल ये 4 वर्ण। और अच आप जान रहे हैं जिसे हम स्वर कहते हैं। तो स्वर, तो यहां स्वर में आप देख रहे हैं क्या क्या है? अ ई उ री ए ओ ऐ औ। ठीक है, ये अच प्रत्याहार है। आगे बढ़ेंगे। अब इस सूत्र का क्या अर्थ है वो देखिए, सूत्रार्थ। इको यणचि इस सूत्र के अर्थ को आप समझेंगे कि क्या कहता है। यदि आप लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर देखें तो इका स्थान है यह स्यात् अचि। कह रहे हैं अचि परे जब अच प्रत्याहार पर में हो, यदि हरस्व, ध्यान दीजिएगा, यदि हरस्व या दीर्घ ई उ री इक के बाद कोई भी असमान अच आए तो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र, री के स्थान पर ल हो जाता है। क्या समझे साथियों? इक प्रत्याहार में आपने देखा ई उ री ये वर्ण आते हैं। इसके बाद यदि कोई असमान अच अर्थात असमान स्वर चाहे उसके बाद कुछ भी हो, उसके बाद ई के बाद यदि अ है, ई के बाद यदि आ है, ठीक है, तो उस ई के स्थान पे य होगा, क्रम से होगा। उ के स्थान पर व होगा, री के स्थान पे र होगा, री के स्थान पे ल होगा। संक्षेप में कहें तो इक अच यण, इक प्लस अच, ठीक, बराबर यण। अर्थात इक प्रत्याहार के बाद अच प्रत्याहार हो तो इक को क्रम से ई को य, उ को व और री को र, री को ल होगा। ठीक है, यहां देख रहे होंगे आप, चाहे ह्रस्व ई हो अथवा दीर्घ ई हो, उसके बाद स्वर रहने से य होता है। ठीक है, ई अथवा उ हो, उसके बाद स्वर रहे तो वह होगा। उसी तरह री और री के बाद कोई असमान स्वर रहे तो र, री के बाद कोई स्वर रहे तो ल। आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ध्यान रहे पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पर। अब ये देखिए जो आदेश हो रहा है, दोनों वर्णों के स्थान पर एक आदेश नहीं होगा। जो आप गुण संधि में किए थे उस तरह नहीं होगा। यहाँ पर केवल इक जो है, इक ई उ री, ठीक है, इसी के स्थान पर क्रम से यण य व र ल होगा। यण संधि में जो यण कार्य होगा, जो यण होगा, वह किसके स्थान पर? तो वह इक के स्थान पर। ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल। कब? जब कोई स्वर वर्ण बाद में हो, असमान स्वर। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, देखेंगे उदाहरण देखेंगे यण संधि के। तो यण संधि के उदाहरण जैसे आप ह्रस्व ई हो अथवा दीर्घ ई हो और अच हो, बाद में कोई स्वर वर्ण हो तो य होगा। जैसे इति में ई है और आदि का आ स्वर वर्ण है, ई के बाद स्वर वर्ण है और असमान है, एक जैसा स्वर नहीं है। यहाँ पर इति का जो ई है और इधर आदि का आ, तो ई के बाद असमान स्वर आ है। यह संधि विच्छेद हो गया आपका। इति प्लस आदि, यह क्या है? यह एक संधि विच्छेद है।
इत्यादि का संधि विच्छेद है। अब वर्ण विच्छेद करिए इसमें, तो ध्यान दीजिए इति में जो ई है इसको छांटिए, इधर इत ई, और आदि का आ, ठीक है, यहाँ आ है, दी है, आदि। यहाँ वर्ण विच्छेद क्या हुआ, तो वर्ण विच्छेद यही हुआ इति में ईत प्लस ई। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब हमें संधि कार्य। संधि कार्य क्या कि भाई ई के बाद आ है तो इसी ई के स्थान पे हम य कर दिए। यहाँ देख रहे होंगे आप, इत य क्यों किए, क्योंकि स्वर वर्ण है, असमान स्वर है, आ है। ठीक है, ई अच, ई के बाद कोई अच प्रत्याहार का वर्ण हो, स्वर वर्ण हो, तो ई को य। इसको अब आप वर्ण मिला दीजिए, संधि युक्त करिए, तो क्या हो जाएगा, इत्यादि। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करना ना भूलेंगे साथियों, अवश्य कमेंट्स करेंगे। आगे बढ़ेंगे। दूसरा उदाहरण लीजिए, मध्वरी। मधु धन अरि, क्या हो गया, मध्वरी। मधु में ध में ऊ है, ऊ को आप छांटिए पहले, और इधर अरि है। अब ऊ के स्थान पे क्या होगा, वह होगा, तो यहाँ वह करिए, क्योंकि असमान स्वर है, बाद में मिला दीजिए, बन गया मध्वरी। अब आपके मन में होगा कि सर ये ऊ के स्थान में वह क्यों होगा, ऊ के स्थान में अन्य चीज भी होना चाहिए, किंतु ध्यान रखेंगे आप, ऊ का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ, उपपदमान्या नाम ओष्ठ। व का भी ओष्ठ होता है, वकारस्य दंतोष्ठम। तो कहने का मतलब ऊ के स्थान पे वही होगा। उसी तरह ई का उच्चारण स्थान यदि कहें तो तालु, ई का उच्चारण स्थान तालु, तो ई के स्थान पे य होता है। क्यों कि य का भी देखिए आप स्थानीय, स्थानेंतर तमः सूत्र भी है, स्थानीय मिलाया जाता है, तो य का उच्चारण स्थान आप देखेंगे, य का उच्चारण स्थान क्या है, तो तालु है, और ई का भी इधर तालु, ई के स्थान में यही होगा, न कि वह। उसी तरह ऊ के स्थान में वह, री का मुर्दा है तो री के स्थान में र होगा। आइए अब अन्य उदाहरण देख लेंगे। री वाला उदाहरण देखिए, तो री वाला उदाहरण जैसे क्या है, पितृ है और आदेशा है, यह एक संधि विच्छेद है, पितृधन आदेशा। तो पितृ को पहले आप वर्ण को छाटिए, वर्ण विच्छेद करिए। कैसे वर्ण विच्छेद होगा, तो पित री और आदेशा। अब री के स्थान पे आप क्या होगा, र होगा। क्यों होगा, क्योंकि असमान स्वर बाद में है, स्वर हमारा आ है, तो री के स्थान पे र करिए, और र कर दिए, उसके बाद आप मिला दीजिए, पूरा मिला देंगे तो पित्रादेशा बन जाएगा। ठीक है साथियों, इस तरह से री वाला उदाहरण आपको देखने को मिला, पितृधन आदेश पित्रादेश। उसी तरह अब री वाला देखेंगे, री धन आकृति, री धन आकृति। अब री में जो री है, तो हमने कहा री को भाई ल होता है, कब होता है, जब असमान स्वर बाद में हो, तो इसको ल करिए, आकृति है, मिला दीजिए तो बन जाएगा लाकृति। कहीं कोई दिक्कत, ई को य किया हमने, ऊ को व किया, री को र, री को ल कब किया, जब असमान स्वर हम बाद में देखे तब। अब कहते हैं यण संधि के जो कुछ प्रसिद्ध उदाहरण हैं, उन तमाम उदाहरणों को भी हम देखेंगे। बिल्कुल मित्रों, ई के स्थान पे हम लोगों ने क्या किया, य किया। जैसे यदि है और अपि है, तो ई के स्थान में य करिए और मिला दीजिए, तो क्या बन जाएगा, यद्यपि। उसी तरह सुधी धन उपास्य, शुद्ध्युपास्य, नदी धन उर्मि, नद्युर्मि, अभिधन उदय, अभ्युदय। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप निश्चित पूछ सकते हैं, कमेंट्स करना ना भूलेंगे, लाइक करेंगे वीडियोज को। आगे बढ़ेंगे साथियों। अब ऊ वाला देखिए, तो ऊ वाला में ऊ के स्थान पर वह हुआ,
ऊ के स्थान पे वह, जैसे सु है, सु में ऊ है और आगतम है, तो ऊ को क्या करेंगे वह, क्यों, क्योंकि स्वर बाद में है तो स्वागतम। वधूधन आदेश, वध्वादेश, वधु में ऊ है, ऊ के स्थान पे वह हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि असमान स्वर बाद में है, ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, वह का भी ओष्ठ। आइए गुरुधन आदेश, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊ को वह, गुरु आदेश मिलाइए, गुरुवादेश। उसी तरह अनुधन आयः, अयः अन्वय, अनुधन आयः क्या होगा, अन्वय। तो इस तरह से साथियों हम लोगों ने यण संधि को देखा। आज यण संधि के विषय में जाना, कुछ उदाहरण देखा, कुछ प्रसिद्ध उदाहरणों को भी जाना, और यण संधि के विषय में क्या हम लोगों ने देखा कि यण संधि जो है, यण संधि करने वाला सूत्र आपका इको यणची है, जो कि पाणिनि अष्टाध्यायी का सूत्र है, और यह अष्टाध्यायी का जो है छठे अध्याय का सूत्र है, छठा अध्याय का प्रथम पाद का 77वां सूत्र है। इस सूत्र में तीनों पद प्रत्याहार है, बिल्कुल प्रत्याहार है, तीनों पद हैं, इक भी है एक प्रत्याहार, इक दूसरा यण, तीसरा अच, और तीनों प्रत्याहार को आप पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी भी बताया गया। इक प्रत्याहार के अंतर्गत ये सारे वर्ण आ गए, और यण प्रत्याहार के अंतर्गत ये सारे, और अच प्रत्याहार के अंतर्गत ये सारे। बस इक को हम यण करेंगे जब अच पर में रहेगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स करके आप पूछेंगे, भूलेंगे नहीं। इसके बाद हम नेक्स्ट पूर्व रूप संधि, पररूप संधि पढ़ेंगे, तो देखना ना भूलेंगे, एक एक संधि को आप पढ़ेंगे क्रम से, तो आपको समझ में आएगा, भूलेंगे नहीं कभी। तो नेक्स्ट संधि आप देखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही मेरे साथियों। नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, वंदे संस्कृत मातरम, वंदे भारत मातरम। पहली बार आप चैनल को देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे।